जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। इस सत्र में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। हमारे पास इस विषय पर कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स हैं जिनसे हम आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि आखिर ये विकास प्रशासन है क्या चीज़, ये क्यों सामने आया, इसकी खास बातें क्या हैं, ये इतना ज़रूरी क्यों है, इसमें मुश्किलें क्या आती हैं, और हाँ, ये हमारे जाने पहचाने पारंपरिक प्रशासन से कैसे अलग है, खासकर भारत के संदर्भ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, इसका मूल विचार ही बड़ा मजेदार है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला प्रशासन नहीं है, बल्कि इसका पूरा जोर बदलाव और प्रगति लाने पर है। सोचिए, जब नए नए देश आजाद हुए, खासकर जैसे भारत, तो उनके सामने सिर्फ व्यवस्था चलाना ही चुनौती नहीं थी, बल्कि एक पूरे राष्ट्र का, आप कह सकते हैं, नए सिरे से निर्माण करना था। यहीं से इसकी जरूरत महसूस हुई एक तरह से। हाँ, ये बात तो है। तो फिर शुरू कहाँ से करें? आखिर है क्या ये विकास प्रशासन? जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये विकास पर केंद्रित प्रशासन है। मतलब सरकार जब योजना बनाकर देश की अर्थव्यवस्था और समाज में सुधार लाने की कोशिश करती है, चाहे वो मात्रा में हो या गुणवत्ता में, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम विकास प्रशासन कह सकते हैं। सही कहा। इसमें सरकार का हर वो काम शामिल है जो जनता की भलाई या देश के विकास से जुड़ा हो। ये सिर्फ नियम कानून लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी के जो सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं, उनको बेहतर बनाने से जुड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोतों के मुताबिक इस शब्द विकास प्रशासन का इस्तेमाल सबसे पहले 1955 में एक भारतीय विद्वान U.L. गोस्वामी ने अपने एक लेख में किया था। अच्छा, ये तो नई जानकारी है मेरे लिए। और लगभग उसी दौरान जॉर्ज गैंट नाम के एक अमेरिकन विद्वान, जिन्हें कई लोग विकास प्रशासन का जनक भी मानते हैं, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल शुरू किया। हालांकि उनकी किताब काफी बाद में 1979 में आई, लेकिन एडवर्ड वीडनर वो नाम है जिन्होंने सबसे पहले इसकी अवधारणा को समझाया और इस पर काफी विस्तार से लिखा है ना? जी हाँ, वीडनर का काम इसमें बहुत अहम है। अगर हम इसके अर्थ को और खोलें तो विकास का मतलब है एक बेहतर, ज्यादा पूर्ण स्थिति की ओर बढ़ना। ये एक सोच भी है, एक दिशा भी, और अहम बात यह है कि ये सरकार की देखरेख में योजना बनाकर किया जाने वाला बदलाव है। वहीं प्रशासन का मतलब है सेवा करना, तो दोनों को मिला दें तो मतलब हुआ जनता की सेवा के लिए विकास का काम करना। वीडनर ने कहा भी है कि ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संगठनों को रास्ता दिखाता है, और इसका मुख्य जोर काम पूरा करने और लक्ष्य हासिल करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था पर होता है, मतलब रिजल्ट्स ओरिएंटेड। बिल्कुल। और फ्रेडरिक्स जैसे विचारक इसे विकास के कार्यक्रमों को लागू करने वाले प्रशासन से जोड़ते हैं, जहां सरकारी विभाग विकास के लक्ष्य हासिल करने के लिए नीतियां और योजनाएं बनाते और लागू करते हैं। संक्षेप में कहें तो ये तय लक्ष्यों को पाने के लिए सारे संसाधन, इंसानी और भौतिक, को एकजुट करने की कोशिश है, वो भी एक तय समय सीमा के अंदर। तो इन सारी परिभाषाओं और बातों से जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि विकास प्रशासन गतिशील है, लक्ष्य पर केंद्रित है, मिलकर काम करने पर जोर देता है, खासकर विकासशील देशों की समस्याओं को सुलझाने का जरिया है, और पिछड़े समाजों को बदलने, उन्हें आधुनिक बनाने और विकसित करने का एक तरीका है। ये सिर्फ फाइलों का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बदलाव लाने वाली एक ताकत है, एक सोच है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सोच की जरूरत पड़ी क्यों? खासकर 1950 और 60 के दशक में ये इतना अहम क्यों हो गया? क्या वजहें थीं? इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। देखिए, पहली तो ये कि जो पुराना सरकारी ढर्रा था, जिसे हम परंपरागत लोक प्रशासन कहते हैं, उसका ध्यान इस पे ज्यादा था कि काम कैसे हो रहा है, बजाय इसके कि क्या लक्ष्य हासिल करना है। वो एक तरह से व्यवस्था बनाए रखने पर ज्यादा केंद्रित था, स्टेटस को बनाए रखने पर। अच्छा, मतलब प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान था, आउटकम पर कम। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरी बड़ी वजह थी दुनिया का बदलता नक्शा। उपनिवेशवाद खत्म हो रहा था। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में नए नए देश आजाद हो रहे थे।
इन देशों को विरासत में मिली थी पिछड़ी अर्थव्यवस्था, और जाहिर है गरीबी। उन्हें तरक्की के लिए एक नए तरह के प्रशासन की जरूरत थी जो सिर्फ रोजमर्रा का काम ना देखे बल्कि देश को आगे ले जाए। हाँ, उन्हें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए था, उन्हें डेवलपमेंट चाहिए था। बिल्कुल। साथ ही संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विकास योजनाओं में मदद कर रही थीं। अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें भी नए आजाद हुए देशों को आर्थिक और तकनीकी मदद दे रही थीं। अब इन सब योजनाओं को कामयाब बनाने के लिए एक असरदार प्रशासनिक मशीनरी चाहिए थी। और इसी दौर में अकादमिक स्तर पर भी हलचल हुई। जैसे आपने बताया, 1960 में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप यानी तुलनात्मक प्रशासन समूह बना। ये विद्वानों का एक समूह था जो नए राष्ट्रों में प्रशासन का अध्ययन कर रहा था। उन्होंने पाया कि पश्चिमी देशों के प्रशासनिक मॉडल इन नए देशों में ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, उनमें वो बात नहीं थी। सही। उनकी स्टडीज ने यह दिखाया है कि हर देश का अपना संदर्भ होता है, अपनी चुनौतियां होती हैं। तो इस सब से ये बात साफ हुई कि इन देशों को अपनी जरूरत के हिसाब से अपने माहौल के मुताबिक प्रशासनिक मॉडल बनाने होंगे। और इन सब वजहों ने मिलकर विकास प्रशासन की अवधारणा को जन्म दिया और उसे आगे बढ़ाया। ये सिर्फ एक अकादमिक विचार नहीं था, ये उस समय की जरूरत थी। तो ये तो हुई इसके उभरने की कहानी, लेकिन पारंपरिक प्रशासन से ये अलग कैसे है? इसकी अपनी क्या पहचान है? स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ सरकारी काम नहीं बल्कि लोगों के साथ मिलकर काम करने वाला प्रशासन है। ये बात मुझे दिलचस्प लगी। हाँ, इसकी कुछ खास बातें हैं जो उसे अलग करती हैं। पहली, जैसा हमने कहा, ये परिवर्तन उन्मुख है, चेंज ओरिएंटेड। इसका मूल मकसद ही है समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में बदलाव लाना। ये पुरानी स्थिति बनाए रखने के बजाय उसे बेहतर बनाने पर जोर देता है। दूसरी बात, ये लक्ष्य केंद्रित और नतीजा उन्मुख है, रिजल्ट्स ओरिएंटेड। यहाँ सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि परिणाम मायने रखते हैं। तय समय में लक्ष्य हासिल करना जरूरी माना जाता है। तीसरी अहम विशेषता है जन भागीदारी पर जोर, पीपल्स पार्टिसिपेशन। ये मानता है कि विकास के काम तभी सफल होंगे जब आम जनता उसमें हिस्सा लेगी। योजनाएं आखिर जनता के लिए ही बनती है ना। हाँ बिल्कुल। शोध, मनरेगा और जनधन योजना जैसे उदाहरण देते हैं जहां लोगों की भागीदारी से अच्छे नतीजे मिले। बिल्कुल। चौथी बात, इसमें नवाचार और लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। ये नए विचारों, नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहता है, जरूरत के हिसाब से अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने से हिचकता नहीं। इसमें आधुनिक सोच और तौर तरीकों को अपनाने पर बल दिया जाता है। और पांचवी, इसमें प्रतिबद्धता का तत्व है, कमिटमेंट। ये सिर्फ नौकरी बजाना नहीं है। प्रशासकों से उम्मीद की जाती है कि वो समाज के पिछड़े और जरूरतमंद तबकों के भले के लिए और विकास के लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध हों। ये लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है। हाँ, ये सारे तत्व मिलकर इसे पारंपरिक नियम कायदों में बंधे प्रशासन से काफी अलग बनाते हैं। ये ज्यादा सक्रिय, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ नजर आता है। तो ये एक तरह से निष्क्रिय शासन से सक्रिय राष्ट्र निर्माण की तरफ एक कदम है। हाँ, अब बिल्कुल कह सकते हैं। तो फिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए? इसके फायदे क्या हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा महत्व तो आर्थिक विकास और समृद्धि लाने में है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, योजना बनाकर संसाधनों का सही इस्तेमाल करना, उद्योग धंधे लगाना, सड़कें, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं बनाना, ये सब विकास प्रशासन के जरिए ही होता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं और हरित क्रांति इसके क्लासिक उदाहरण हैं, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को काफी गति मिली। और आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक बदलाव और कल्याण भी उतना ही जरूरी है। सोशल चेंज एंड वेलफेयर, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, लैंगिक समानता, इन सब क्षेत्रों में सुधार लाना, गरीबी और असमानता कम करना, ये सब विकास प्रशासन के एजेंडे में शामिल होता है। आजकल सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र बहुत होता है। विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। विकास प्रशासन इस संतुलन को साधने की कोशिश करता है। भारत में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं या स्वच्छ भारत अभियान, क्या ये इसी दिशा में उठाए गए कदम है? हाँ, काफी हद तक ये इसी सोच को दर्शाते हैं। एक और अहम बात है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। जब नीतियां बनाने और लागू करने में जनता की भागीदारी होती है, जब फैसले लेने का अधिकार नीचे के स्तर तक, जैसे पंचायतों तक पहुंचता है, तो प्रशासन ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनता है।
ये विकास प्रशासन का एक मुख्य लक्ष्य है। बिल्कुल। और आखिर में ये देश को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने और स्थिर बनाने में भी मदद करता है। नेशनल इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी। जब पिछड़े इलाकों का विकास होता है, जब सभी वर्गों को तरक्की के मौके मिलते हैं, तो देश ज्यादा एकजुट और मजबूत बनता है। साथ ही आज की दुनिया में ये देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में भी मदद करता है। ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस। डिजिटल इंडिया या मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम इसी का हिस्सा हैं। तो कुल मिलाके ये किसी भी देश की तरक्की और खुशहाली के लिए एक जरूरी इंजन की तरह है। ये देश को उसकी आकांक्षाओं तक पहुंचाने का एक जरिया है। हाँ, ये वो प्रशासनिक ढांचा है जो किसी देश को, आप कह सकते हैं, उपनिवेशवाद के अंधेरों से निकालकर एक आधुनिक, न्यायपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाता है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? जाहिर है इसमें कई रुकावटें भी आती होंगी, चुनौतियां। बिल्कुल, चुनौतियां कम नहीं हैं, बहुत हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है संसाधनों की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज। विकास के कामों के लिए पैसा चाहिए, कुशल लोग चाहिए, नई तकनीक चाहिए। अक्सर विकासशील देशों में इन सब की कमी होती है। दूसरी बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता, करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हो, लाल फीताशाही हो, काम करने के तौर तरीके पुराने हो, तो अच्छी से अच्छी योजना भी नाकाम हो जाती है। पैसा गलत हाथों में चला जाता है, परियोजनाएं लटक जाती हैं। ये तो हम देखते ही हैं। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। फिर आता है राजनीतिक दखलंदाजी का मसला, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब नीतियों में राजनीति हावी हो जाती है, जब फैसले योग्यता के बजाय राजनीतिक फायदे देकर लिए जाते हैं, तो विकास प्रशासन का मकसद ही भटक जाता है। दीर्घकालिक लक्ष्यों की जगह अल्पकालिक लाभ हावी हो जाते हैं। और समाज की अपनी दिक्कतें भी हैं। सामाजिक असमानताएं जैसे जाति, लिंग, धर्म या अमीर गरीब का भेद, ये विकास के फायदों को सब तक पहुंचने से रोकती हैं। पुरानी सोच और रीति रिवाज भी बदलाव के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। हाँ, सोशल इनइक्वालिटीज एंड कंजर्वेटिज्म भी बड़ी बाधाएं हैं। फिर पर्यावरण की चिंता भी आजकल बहुत अहम है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस। विकास की दौड़ में अक्सर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जंगल कटते हैं, नदियां प्रदूषित होती हैं। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हाँ, जन भागीदारी की कमी भी एक मुद्दा है। लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। भले हम जन भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन अक्सर योजनाएं ऊपर से बनकर आती हैं, टॉप डाउन अप्रोच होता है, और जमीनी स्तर पर लोगों की आवाज कम सुनी जाती है। जागरूकता की कमी भी लोगों को जुड़ने से रोकती है। सही कहा। आखिर में सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी भी एक समस्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब अलग अलग विभाग मिलकर काम नहीं करते या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान होती है, तो काम अटक जाता है। कोऑर्डिनेशन गैप। ये चुनौतियां तो वाकई गंभीर हैं, और शायद ये सब आपस में जुड़ी हुई भी हैं। इनसे निपटना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। इनसे निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, बड़े प्रशासनिक सुधार, लोगों की क्षमता बढ़ाने और सही मायने में अधिकार नीचे तक पहुंचाने की जरूरत होती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार का काम नहीं। चलिए अब जरा भारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आजादी के बाद भारत के लिए विकास प्रशासन कितना अहम रहा, इसका अनुभव कैसा रहा? भारत के लिए तो यह बेहद जरूरी था। देखिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो विरासत में मिली थी गरीबी, पिछड़ापन और बंटवारे के जख्म। देश को नए सिरे से खड़ा करना था। नेहरू जी के नेतृत्व में नियोजित विकास, प्लान डेवलपमेंट का रास्ता अपनाया गया, जिसमें सरकार की भूमिका अहम थी। यहीं से भारत में विकास प्रशासन की औपचारिक शुरुआत हुई, कह सकते हैं। इसके लिए खास संस्थाएं भी बनाई गई हैं ना, जैसे योजना आयोग। हाँ बिल्कुल। 1950 में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन बना, जिसने 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं बनाना शुरू किया, 5 ईयर प्लान्स। इन योजनाओं ने देश के विकास की दिशा तय की, कभी खेती पर जोर, कभी उद्योगों पर। फिर 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल रहे योजनाओं पर। और 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। इसका क्या मकसद था? सही। नीति आयोग का फोकस थोड़ा अलग है। ये सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और राज्यों को साथ लेकर चलने पर ज्यादा जोर देता है। ये सरकार के थिंक टैंक की तरह काम करता है और सतत विकास लक्ष्यों, SDGs, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। पॉलिसी इनोवेशन पर फोकस है।
और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। वो 73वां और 74वां संशोधन। बिल्कुल। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों और नगरपालिकाओं को ताकत दी, संवैधानिक दर्जा दिया। इसका मकसद यही था कि विकास के फैसले और काम स्थानीय स्तर पर हों और उनमें आम लोगों की भागीदारी बढ़े। डिसेंट्रलाइजेशन। भारत की कुछ बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो विकास प्रशासन के नजरिए से कई हैं, जैसे 1960s के दशक की हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। उसने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए, जैसे क्षेत्रीय समानता बढ़ी, ये भी सच है। फिर कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू हुए, जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य बीमा योजना। ये सब विकास प्रशासन की उदाहरण है। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भी देश की तस्वीर बदली। एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसने अर्थव्यवस्था को खोला और विकास को नई रफ्तार दी। हाँ, उसने पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा ही बदल दिया। और हाल के वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने शासन प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल को बहुत बढ़ावा दिया है। आधार, डिजिटल पेमेंट, ई गवर्नेंस, इन सब ने सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना आसान किया है और पारदर्शिता बढ़ाई है। तो भारत का अनुभव दिखाता है कि विकास प्रशासन ने देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि चुनौतियां वो अभी भी बनी हुई हैं। हाँ, भारत का अनुभव मिला जुला है। सफलताएं हैं तो समस्याएं भी हैं। भ्रष्टाचार, असमानता, पर्यावरण, ये सब मुद्दे अभी भी हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि विकास प्रशासन भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। अब एक बुनियादी सवाल पर आते हैं। ये विकास प्रशासन उस पारंपरिक प्रशासन से कैसे अलग है जो हम आमतौर पर देखते हैं? एक तुलना करें तो देखिए, दोनों में काफी फर्क है। जैसे हमने पहले भी थोड़ा इशारा किया, पारंपरिक प्रशासन का मुख्य काम होता है व्यवस्था बनाए रखना, नियम कानून लागू करना, लॉ एंड ऑर्डर फोकस। वो ज्यादातर यथास्थिति, स्टेटस को बनाए रखने पर ध्यान देता है। जबकि विकास प्रशासन का लक्ष्य ही बदलाव लाना है, विकास करना है, चेंज ओरिएंटेड। पारंपरिक प्रशासन ज्यादातर नियमों और प्रक्रियाओं में बंधा होता है, थोड़ा कठोर होता है, हायरार्की पर जोर होता है। वहीं विकास प्रशासन ज्यादा लचीला, फ्लेक्सिबल होता है, नतीजों पर फोकस करता है, उसे नए तरीके आजमाने पड़ते हैं। इफेक्टिवनेस इज की। हाँ, पारंपरिक प्रशासन ज्यादातर केंद्रीकृत होता है, फैसले ऊपर से नीचे आते हैं। विकास प्रशासन विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन पर जोर देता है। पारंपरिक प्रशासन अपने रोजमर्रा के नियमित कामों, रूटीन टास्क्स में उलझा रहता है, जबकि विकास प्रशासन नई योजनाएं, नए लक्ष्य लेकर चलता है। वो ज्यादा रचनात्मक और नवाचारी, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव होता है। एक और फर्क है दायरे का, स्कोप का। पारंपरिक प्रशासन का दायरा थोड़ा सीमित होता है, कानून व्यवस्था, टैक्स वसूलना वगैरह। विकास प्रशासन का दायरा बहुत व्यापक है। इसमें अर्थव्यवस्था, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल, पारंपरिक प्रशासन थोड़ा इंट्रोवर्टेड होता है, अपने संगठन पर फोकस करता है। विकास प्रशासन एक्सट्रोवर्टेड होता है, बाहर समाज पर फोकस करता है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जैसा स्रोत भी बताते हैं। कुछ विद्वान, जैसे विलियम वुड का जिक्र है, वो मानते हैं कि ये भेद पूरी तरह सही नहीं है, ये थोड़ा आर्टिफिशियल है। उनका कहना है कि विकास के लिए भी कानून व्यवस्था और एक स्थिर माहौल जरूरी है, जो पारंपरिक प्रशासन देता है। तो असल में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं। विकास प्रशासन बिना पारंपरिक प्रशासन के टिक नहीं सकता। ये दिलचस्प नुक्ता है, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। और एक और बात जो स्रोत उठाते हैं, क्या विकास प्रशासन सिर्फ विकासशील देशों के लिए है या विकसित देशों में भी इसकी जरूरत है? स्रोत कहते हैं कि ऐसा सोचना इसकी अहमियत को कम करना होगा। देखिए, विकास की जरूरत तो हमेशा बनी रहती है, चाहे देश कितना भी विकसित क्यों ना हो। हमेशा कुछ बेहतर करने की गुंजाइश होती है, नई चुनौतियां आती रहती हैं। इसलिए विकास पर केंद्रित प्रशासन की जरूरत हर जगह, हर समय है। बहस इस पर हो सकती है कि क्या ये प्रशासन का एक अलग प्रकार है या लोक प्रशासन के अंदर ही एक विशेष फोकस या जोर है, पर जरूरत तो है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि विकास प्रशासन क्या है, कैसे उभरा, इसकी खासियतें, अहमियत और चुनौतियां क्या हैं, खासकर भारत के संदर्भ में। ये साफ है कि सिर्फ योजनाएं बना लेना काफी नहीं, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक सही प्रशासनिक नजरिया और क्षमता चाहिए। बिल्कुल,
इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, बल्कि शायद ज्यादा है। इसने लोक प्रशासन के विषय को बदला है। उसमें लोक नीति, मानव अधिकार, सतत विकास जैसे नए आयाम जोड़े हैं। ये उन प्रशासकों और विद्वानों के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है जो जमीनी स्तर पर विकास की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसने ये भी दिखाया है कि पश्चिमी मॉडल हर जगह फिट नहीं बैठते और देशों को अपने हिसाब से रास्ते खोजने होंगे। इंडिजिनस मॉडल्स की बात। हाँ, और हम देख रहे हैं कि भारत, चीन और अन्य ब्रिक्स देश विकास प्रशासन के सिद्धांतों को अपनाकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके विकास दर काफी ऊंचे रहे हैं। भारत में इसने कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के विचार को साकार करने में मदद की है। संविधान के नीति निदेशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जमीन पर उतारा है। इसने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया है, लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई है और गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज को भी काम करने का मौका दिया है। दबाव समूहों का भी विकास हुआ है। अंत में, जैसा कि स्रोत कहते हैं, बिना विकास के अधिकारों का भी कोई व्यवहारिक मतलब नहीं रह जाता। विकास प्रशासन में एक देश की तस्वीर बदलने की ताकत है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो स्रोत में भी उठाया गया है। स्रोत में विकास प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक विकास, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का भी जिक्र है। कहा गया है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो सोचने वाली बात यह है कि इस प्रशासनिक विकास का मतलब क्या है? प्रशासन को खुद को बेहतर और मजबूत बनाना, उसकी अपनी क्षमताएं बढ़ाना, ये विकास के लक्ष्यों को पाने में कैसे और ज्यादा मददगार हो सकता है? इस पर आगे सोचा जा सकता है। प्रशासन का विकास विकास के प्रशासन के लिए कितना जरूरी है? ये वाकई सोचने वाली बात है। प्रशासन को खुद भी विकसित होना होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।